हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं, जो चैप्टर 3 है, यानी पार्ट 3 जनसंख्या संगठन, कक्षा 12 के भूगोल का जो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको आज हम वन शॉट रिवीजन यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। एक फुल फ्लेजेड वीडियो में देखेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन का पूरा कंसेप्ट है उसका क्या मतलब है, कैसे जनसंख्या संगठन के हिसाब से हम विभिन्न तरीके के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसको कंपैरेटिव स्टडीज आप कह सकते हैं, कि जनसंख्या में क्या क्या उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो किस तरह से नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण अंग निभाते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंप्लीट पढ़ाई आपको निःशुल्क मिलती है। यानी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या तो आप सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, आपको बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन लिए, बिना कोई पैसा खर्च किए घर बैठे आप बेहतरीन शिक्षा ले सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, हिंदी माध्यम में, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, यानी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़े रहना है और एक दो चैप्टर्स नहीं, सारा का सारा कंप्लीट सिलेबस आप यहाँ पे निःशुल्क पढ़ेंगे। ठीक है, इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, जनसंख्या संगठन। अब देखिए, जनसंख्या संगठन को हम उसके अलग अलग तरीके से, अलग अलग कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन इसका अगर हम एक बहुत छोटा ओवरव्यू समझना चाहें या इसका अगर हम परिचय समझना चाहें, तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, उस दुनिया की जनसंख्या के कई अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन विशेषताओं के हिसाब से जब उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी दुनिया की जो पूरी पॉपुलेशन है, यानी ये अगर आप इस वर्ल्ड पॉपुलेशन को ले लें, ठीक है, दुनिया के पूरी जनसंख्या को ले लें, ठीक, आप पूरी दुनिया की जनसंख्या को ले लें, उसकी अपनी क्या है, विशेषताएं हैं। ठीक है, अब ये जो विशेषताएं हैं, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया जाए, यानी कि क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, और वर्गीकरण का फिर क्या किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। तुलनात्मक अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इससे आपको पूरा कंसेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडीज। यानी मान लीजिए पूरी दुनिया की जनसंख्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। अब उस विशेषताओं की भी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा उन विशेषताओं के आधार पर, और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस देश में कितना जनसंख्या है और वो कैसा बिहेव कर रही है। अब अगर आप इन विशेषताओं की बात करें तो उसमें कई तरह की विशेषताएं आ जाएंगी, जैसे कि उनका व्यवसाय कैसा है, शिक्षा कैसा है, जीवन प्रत्याशा का दर कैसा है, वो किस किस तरीके के एज ग्रुप के, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं। इन आधार पर हम क्या करते हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, इन आधार पर हम जनसंख्या का क्या कर लेते हैं, एक वर्गीकरण कर लेते हैं इन विशेषताओं के आधार पर। और इसी वर्गीकरण को फिर जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि भाई कहां किस तरह की जनसंख्या पाई जा रही है, इसका कारण क्या है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ये मुख्य रूप से क्या कहलाती है, जनसंख्या संगठन, या अंग्रेजी में इसको पॉपुलेशन डेंसिटी, सॉरी कॉम्पोजिशन कहते हैं। पॉपुलेशन अंग्रेजी में इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि इन वर्ड से भी आप फैमिलियर रहें, और ये हिंदी में तो जनसंख्या संगठन आपको दिखाई दे रहा है। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपका किताब है, इस चैप्टर का, इसका इंपॉर्टेंट जो थर्ड चैप्टर है वो यही है कि जनसंख्या संगठन। अब देखिए, किसी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, उन लोगों को आयु, लिंग, निवास के स्थान पर अलग किया जा सकता है। ठीक है, यानी एक तो आप आयु के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि भाई कोई निम्न आयु वर्ग का है, कि मध्यम आयु वर्ग का है, कि वृद्ध अवस्था का है। लिंग यानी स्त्री है कि पुरुष है, या ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा वो कहां रह रहे हैं, गांव में निवास कर रहे हैं कि नगरों में निवास कर रहे हैं, किस महाद्वीप में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, ये एक डिवीजन हो जाएगा, है ना। इन आवश्यकताओं के हिसाब से, इन तरीके से हम जनसंख्या को क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, उसकी विशेषताओं को देख लेते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। और कुछ जो विशेषता जो मैंने आपको चर्चा किया कि व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस आधार पर भी क्या कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है, और तब स्टडी किया जाता है कि किस देश में किस तरह की जनसंख्या पाई जा रही है। अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में भी क्या होता है, व्यावसायिक संरचना इसकी बनती है, मैं आगे चर्चा करूंगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र।
शिक्षा यानी कि यहाँ पे लिटरेसी दर कैसी है, जो सेंसस निकाला जाता है क्या उसकी लिटरेसी दर चल रही है, जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष तक जीने की उम्मीद किस देश में है, इसकी बातचीत हम करते हैं। ठीक, इसके अपने अपने कारण हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनसंख्या संगठन क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या कहलाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब पूरी जनसंख्या को हम अलग अलग विशेषताओं के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, और फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, देखते हैं कि कहां किस तरह की जनसंख्या पाई जा रही है, तो उसको हम जनसंख्या संगठन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई फूल की टोकरी दी जाए, या आपको कोई अलग अलग फूलों की टोकरी दे दी जाए। अब उस पूरी जो फूल है, पूरी जो टोकरी है, उसमें आप कह सकते हैं कि 100 फूल हैं, लेकिन हर फूल की हो सकता है अलग अलग विशेषता हो, कोई बड़ा फूल हो, कोई छोटा फूल हो, कोई ज्यादा सुगंध दे रहा हो, कोई कम सुगंध दे रहा हो, है ना, कोई मुरझा गया हो, कोई ज्यादा ताजा फ्रेश दिखाई दे रहा हो। तो ये क्या, ये फूलों के जो संख्या, उसका संगठन, उसका पूरा कॉम्पोजिशन हो गया कि किस किस तरीके के फूल उसमें शामिल हैं। ठीक उसी प्रकार पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, वो बच्ची है कि बूढ़े हैं, वो किस तरह के आवास में रह रहे हैं, वो पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं, ये सारी चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन या जनसंख्या संगठन। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, और डिटेल में देखते चलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इसमें जो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कंपोजिशन, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है लिंग संगठन का। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली जो अलग अलग विशेषताएं हैं, उन्हीं विशेषताओं में हम सबको अलग अलग करके देखेंगे। अब लिंग संगठन यानी जेंडर कंपोजिशन, ये एक अलग विशेषता है किसी भी जनसंख्या की। इसमें विशेष रूप से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी जगह पर जो जनसंख्या है या पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है, उसमें स्त्री पुरुष का क्या वर्गीकरण है, यानी कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, और फिर उससे हम क्या करते हैं, जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो निकालने का भी प्रयास करते हैं, लिंग अनुपात भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लिंग संगठन है, ये पूरी दुनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि आजकल जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है पूरी दुनिया में, वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि पूरी दुनिया में क्या माना जाता है कि जेंडर इक्वालिटी की बात की जाती है, महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है। तो वहां पर सबसे पहले चीज पर जिस पर नजर डाली जाती है वो लिंग संगठन पर या जेंडर इक्वालिटी पे या जेंडर कॉम्पोजिशन पे डाला जाता है कि आखिर पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या क्या है। पहले संख्या पता करेंगे, तब उनके हालात की बात की जाएगी। तो दुनिया में इस हिसाब से बहुत देशों का वर्गीकरण किया गया है। कुछ ऐसे देश हैं जहां पर ये जो लिंग अनुपात है या लिंग संगठन है, ये काफी फेवरेबल है, उच्च है। कहीं पर ऐसा देखा जाता है कि स्त्रियां बहुत कम है, पुरुष ज्यादा हैं। कहीं पर स्त्री पुरुष दोनों बराबर की स्थिति भी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति को जब हम चर्चा करते हैं, इसका जब अध्ययन करते हैं या इसको जब देखने का प्रयास करते हैं, तो उसको लिंग संगठन कहा जाता है। यानी अगर मान लीजिए ये पूरी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में क्या है, लिंग के आधार पर क्या विशेषताएं हैं, पुरुष अधिक है कि महिला अधिक है, क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम करते हैं। पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेक्स रेशियो। ठीक है, यानी पुरुष के मुकाबले कितनी महिलाओं की संख्या है, जब ये चीज हम निकालने का प्रयास करते हैं तो उसमें लिंगानुपात उसको कहा जाता है। लिंग संगठन का जो सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको लेके चलना है वो लिंगानुपात को लेके चलना है। लिंगानुपात की चर्चा बार बार आएगी। जैसे भारत में क्या है, हर 1000 पुरुषों पर 940 के आसपास लिंगानुपात, 940 स्त्रियां हैं, जिसमें केरल जैसे प्रदेशों में 1000 से ज्यादा है और हरियाणा जैसे प्रदेशों में सबसे कम है। 2011 की जनगणना के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ऐसे ही पूरी दुनिया का है। यानी पुरुषों के अनुपात यानी रेशियो में स्त्रियों की क्या स्थिति है, स्त्रियों की क्या नंबर है, इसको हम जब निकालते हैं तो लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकीय विशेषता होती है। जनांकिकीय विशेषता यानी कि डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डेमोग्राफी भी कंपोजिशन से जुड़ी हुई है कि यानी जनसंख्या किस प्रकार की है। तो डेमोग्राफी में भी, जनांकिकी में भी यही देखते हैं कि जनसंख्या में पुरुष अधिक हैं कि स्त्री अलग हैं, किस धर्म के लोग हैं, किस जाति के लोग हैं, किस तरह की पॉपुलेशन है, विशेषता यहां भी वही देखी जा रही है। तो ये जो लिंगानुपात होता है, यानी भाई पुरुष और महिला के नंबर्स की क्या रेशियो है, ये भी किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकी विशेषता होती है। विश्व के विभिन्न समुदायों में लिंगानुपात पुरुष और स्त्रियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त अंतर देखने के लिए मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दुनिया भर के कम्युनिटीज या समुदाय हैं, जो देश हैं, उसमें अलग अलग सेक्स रेशियोज देखने के लिए मिलता है। जनजातियों में अलग, शहरियों में अलग, अल्प विकसित देशों में अलग, विकसित देशों में अलग, विकासशील देशों में अलग। अगर आपको ठीक से याद हो तो वहां मैंने आपको बताया था कि जो जनांकिकी अवस्थाएं हैं संक्रमण की, वो 3 होती हैं। तो कैसे अल्प विकसित, विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या के नंबर में अंतर दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार जन्म दर, मृत्यु दर की बात जब हम कर रहे थे, उसी प्रकार लिंगानुपात के हिसाब से भी अल्प विकसित, विकासशील और विकसित देशों में अंतर दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो ज्यादा विकसित देश हैं
जो ज्यादा शिक्षित और अवेयर हैं, जो ज्यादा सजग हैं, वहां पर आपको ये लिंगानुपात ठीक ठाक दिखाई देगा, खास करके जो अमेरिकी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप है, यूरोप का इलाका है। लेकिन जैसे ही आप अफ्रीका और एशिया की तरफ आएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये लिंगानुपात में भारी अंतर है और कहीं ना कहीं स्त्रियों की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। ये एक बहुत चिंता का विषय रहता है और ये एक महत्वपूर्ण स्टडी का पॉइंट है। तो लिंग संगठन में, जेंडर कंपोजिशन में हम ये देखते हैं कि किसी भी जनसंख्या के जो पुरुष और स्त्रियों के जो नंबर है या जो अनुपात है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप जैसे 2-4 पॉइंट्स को लेकर चले, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप एक तरह से जब जनसंख्या संगठन करेंगे, जब जेंडर कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन आप जब लेकर चलेंगे, जनसंख्या, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें विशेषताएं आएंगी कुछ जनसंख्या की, ठीक है। अब विशेषताओं में के हिसाब से फिर क्या होगा, उसका वर्गीकरण कर दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझ के चलिएगा। तो अब इन विशेषताओं में जो पहली विशेषता की बात की जाएगी, वो किसकी की जाएगी, वो जो आप पहले सबसे पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, तो वो आप पढ़ रहे हैं क्या, लिंग संगठन, यानी यहां पर लिंग की बात पहले आएगी, है ना। तो लिंग संगठन की बात इंपॉर्टेंट है, लिंग, ठीक, यानी जेंडर की बात यहां पर की जाएगी। और इसमें फिर क्या देखा जाएगा, स्त्री पुरुष की जनसंख्या का अनुपात। ये मैं अलग से इसलिए पॉइंट बनवा रहा हूं ताकि आप इनको एक छोटे से, जैसे मैं हर चैप्टर में करता हूं, एक छोटे से शॉर्ट नोट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकें, और आप जब एक क्विक रिवीजन करना चाहें तो आपको समझ में आई चीजें और पॉइंट्स याद होते चलेंगे। तो लिंग संगठन में हमें बेसिकली ये देखेंगे। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण कौन सी बात आज ये देखने के लिए, एक महत्वपूर्ण यहां पर जो बात देखने को मिलती है, लिंगानुपात, ठीक, लिंगानुपात देखने को मिलती है। तो इस लिंगानुपात में आप क्या देखते हैं, एक तरह का आप रेशियो निकालते हैं, जिस रेशियो से निकाल कर आप प्रयास करते हैं कि स्त्री और पुरुष की संख्या का क्या रेशियो है या क्या अनुपात है, ठीक है। और ये किसी भी महत्वपूर्ण देश की किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता है। और पुरुष और स्त्रियों की संख्या में अनुपात जो निकाय देता है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई पड़ता है, ठीक। तो पहली विशेषता की चर्चा ये की गई है। अब देखते हैं, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लिंग संगठन में अगर लिंगानुपात यानी कि आपको क्या निकालना पड़े, सेक्स रेशियो अगर निकालना पड़े, तो वो आप किस तरह इसको निकालेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। यानी पूरी दुनिया में और भारत में सेक्स रेशियो निकालने के तरीके क्या है। अब देखिए इसमें सिंपल सी बात ये देखी जाती है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या किस हिसाब पर देखी जा रही है, यही चीजें इसमें देखी जा रही है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, पुरुष जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्त्री की जनसंख्या इनटू 1000, ऐसे करके निकाला जाता है। दुनिया के अधिकांश देशों में पुरुष की जनसंख्या ऊपर डिवाइडेड बाय स्त्री की जनसंख्या इनटू 1000। अगर आप इंडिया की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, स्त्री की जनसंख्या ऊपर डिवाइडेड बाय पुरुष की जनसंख्या इनटू 1000, ठीक है। ये इस तरह से निकाला जाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, तो फीमेल यहां पे फॉर्मूले में लिख जाता है फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय क्या, मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो ये अनुपात या रेशियो जेंडर का या सेक्स रेशियो हमको निकल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। यही अगर आप प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्त्री की जनसंख्या इनटू 1000 कर देंगे तो दुनिया में ये अलग अलग तरीके के फॉर्मूले हैं जो यूज करके सेक्स रेशियो निकाला जाता है। भारत में इस जनसंख्या के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कह सकते हैं 940 अभी सेक्स रेशियो है, प्रति 1000 पर 940 महिलाएं हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2011 के सेंसस के अनुसार, और बार बार ये चीजें क्या हो रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं। और सेक्स रेशियो का अपना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको इंप्रूव करने के लिए सरकारें बार बार, क्योंकि ये क्यों निकाला जाता है, मानव भूगोल का पार्ट है, ये देखा जाए कि एक्चुअल स्थिति क्या बन रही है, किस तरह की समस्या देश में है, किस तरह का नीति निर्माण करने की जरूरत है। जैसा मैं चर्चा भी करूंगा आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो महत्वपूर्ण योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। जैसे अब केरल में आप देखिए, ये भी बहुत अनइवन है। जैसे मान लीजिए भारत में 940 है, तो केरल जैसे प्रदेश में ये 1080 के आसपास है, और हरियाणा में बहुत कम है, 800 से 900 के बीच में है। तो इसको ठीक करने के लिए सरकार बार बार नीति बनाती है, नियम बनाती है, और ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको आप ठीक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद बेहद
इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटीज में भी ये इस तरह मेंशन है। तो ये फॉर्मूले लगाकर आपसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि मान लीजिए किसी जगह की जनसंख्या, स्त्री जनसंख्या इतनी है, पुरुष जनसंख्या इतनी है, तो भारत में किस फॉर्मूले को लगाकर निकाला जाएगा जेंडर रेशियो, सेक्स रेशियो। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लिंगानुपात निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमने लिंगानुपात को, अब अलग अलग जगह पर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है जरा इसको भी देख लेते हैं, क्विक रिवीजन में देख लेंगे ताकि कहीं एग्जाम में पूछे तो हम अटके ना। रूस में कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या के प्रतिशत तथा महिला जनसंख्या के प्रतिशत की गणना करके लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। तो अगर आप रूस की बात करें तो ये फॉर्मूला वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है कि पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत और महिला जनसंख्या के प्रतिशत की गणना कर ली जाती है, कितने परसेंट मेल की पॉपुलेशन है, कितने परसेंट फीमेल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंगानुपात को प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। देखिए 1000 नहीं 100, जैसे भारत में क्या है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, अमेरिका में हर 100 महिला पर कितने पुरुष हैं। न्यूजीलैंड में लिंगानुपात को 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में व्यक्त किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, लिंगानुपात को प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में प्रदर्शित किया है तथा विश्व में लिंगानुपात ज्ञात करने की इसी विधि को प्रयुक्त करने की संस्तुति की है। तो अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ की देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की देखें, तो उसने भी कहा है, जिसको अमेरिका भी फॉलो करता है, कि प्रति 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं। इस तरह से हम लिंगानुपात निकाल सकते हैं और दुनिया को इसी तरह से लिंगानुपात निकालने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इस चीज की उसने संस्तुति की है या अपील की है। अब देखिए इसका महत्व तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो निकालकर हमको क्या दिखाई पड़ता है, या जो लिंगानुपात है वो किन किन चीजों को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि लिंगानुपात या तो ज्यादा निकलेगा, कम निकलेगा या बहुत कम निकलेगा, उसको भी चर्चा करेंगे। तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट महत्व दिखाई पड़ता है। तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र या राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक दशाओं का एक महत्वपूर्ण सूचकांक होता है, यानी इंडेक्स ऑफ, अंग्रेजी में एक लाइन आप लिख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो लिंगानुपात है, जो सेक्स रेशियो है, ये बेसिकली वहां के सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को बताता है। जाहिर सी बात है, अगर आप सामाजिक दशाओं की बात करें तो मान लीजिए किसी भी समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर होता है। अब अगर मान लीजिए कि वहां स्त्रियों की बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी, अगर स्त्रियों के प्रति समाज का अच्छा विचार रहेगा, अगर पितृसत्तात्मक या पैट्रियार्कल सोसाइटी नहीं रहेगी। पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है, पितृसत्तात्मक एक वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जहां पर केवल पुरुषों की बात की जाती हो, जहां पुरुषों की प्रधानता हो, महिलाओं को ना माना जाता हो। लेकिन जो मातृसत्तात्मक है वहां महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो अगर एक ऐसा समाज है जो महिला पुरुष में बराबरी देखता है, जो महिलाओं को स्वीकार करता है, जो महिलाओं के प्रति हिंसा नहीं करता, जो महिलाओं के कम होने के लिए, लड़की पैदा करने को रोकने के लिए भ्रूण हत्या जैसे पाप नहीं करता, वहां पर जाहिर सी बात है लिंगानुपात आपको ठीक दिखाई पड़ेगा। और इसमें शिक्षा का बड़ा महत्व है। आर्थिक दशाओं की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष दोनों को समानता दी जा रही है, दोनों नौकरी कर सकते हैं या दोनों रोजगार में लगे हुए हैं या दोनों की आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो बेहतर है, तो वहां का आर्थिक विकास भी ज्यादा होगा। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक कंडीशन, जब खासकर आप महिलाओं की देखेंगे या जेंडर इक्वालिटी में देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन को, तो वहां बराबर दिखाई पड़ेगी। ठीक उल्टा अगर आप कर दीजिए तो अगर जो कोई समाज है जो महिलाओं को महत्व नहीं देता है या आर्थिक स्थिति वहां की ठीक नहीं है, तो वो सब कुछ प्रतिकूल दिखाई पड़ेगा, लिंगानुपात वहां कम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर उसको कोशिश करके, जैसे भारत में देखिए, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आंसर लिखते समय कोट कर सकते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, खास करके जब जनसंख्या जो लिंगानुपात जब हरियाणा से कम निकला तो वहां से प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया कि भैया बेटियों को पढ़ाना चाहिए, बचाना चाहिए, और इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि लिंगानुपात में सुधार किया जाए, और हरियाणा के लिंगानुपात में सुधार हो भी रहा है। तो ये सारी चीजें किसी भी समाज का सूचकांक, ये इंडेक्स होती हैं, वो दिखाती हैं कि वहां की स्थिति क्या है। सूचकांक यानी दिखाना। लिंगानुपात का और महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है, लिंगानुपात जन्म दर और मृत्यु दर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यदि किसी समुदाय की महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र से श्रमिकों की आपूर्ति अधिक होगी। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ज्यादा पुरुष हैं तो श्रमिक आपको वहां ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए भी लिंगानुपात का महत्व बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है। जिन समुदाय जो मैंने आपसे चर्चा किया, जिन समुदाय अथवा प्रदेशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है, वहां देखिए स्त्री भ्रूण हत्या, ये क्वेश्चन से पूछ सकता है कि बताइए अगर लिंगानुपात कम है तो क्या क्या समस्याएं सामाजिक रूप से दिखाई देंगी। स्त्री भ्रूण हत्या, जिसको क्या कहते हैं, फीमेल फिटिसाइड्स, स्त्री शिशु हत्या, ठीक, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस,
ये सारी प्रथाएं प्रचलित हैं। इन क्षेत्रों में स्त्रियों का सामाजिक और आर्थिक स्तर भी निम्न हो जाएगा, इसमें कहीं शक नहीं है। अगर मान लीजिए कि महिलाओं के प्रति वहां का व्यवहार ठीक नहीं है, समाज का, बच्चों की हत्या की जा रही है या गर्भ में बच्चों की हत्या की जा रही है, तो क्या वो सामाजिक रूप से ठीक स्थिति होगी महिलाओं की? बिल्कुल नहीं होगी। अगर और इस हिसाब से फिर आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, क्योंकि उनको रोजगार में लगने का, अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। तो ये समस्याएं दिखाई पड़ेंगी। जनसंख्या में अधिक स्त्रियां होने का अर्थ स्त्रियों का बेहतर स्तर होना नहीं है, वरन यह भी संभव है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। ये एक और इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी जगह देखिए, बहुत आपको साइंटिफिक तरीके से चीजों को समझना है। ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी का पॉइंट है, ये साइंटिफिक है। एक तरह से आप विज्ञान भी सामाजिक विज्ञान तो रहता ही है, लेकिन एक तरह से आप इसको, जब मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी शुरू किया था, जब मानव भूगोल मैंने शुरू किया, तभी बताया कि अपने आप में इसने कई सारे सब्जेक्ट्स को अपने आप में समेटा हुआ है। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, सबको जोड़ा हुआ है। तो यहां एक चीज और साइंटिफिक आपको लेके चलना है कि अगर मान लीजिए किसी प्रदेश में या किसी जगह पर स्त्रियों की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की कम है, तो जरूरी नहीं कि वहां की सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी हो। वहां पर ठीक से सर्वे करके पता चलेगा आपको कि हो सकता है कि वहां से पुरुष भारी संख्या में दूसरे जगह पे जाके शिफ्ट हो गए हो काम की तलाश में, तो वहां केवल महिलाएं बच गई हो, तो लग रहा होगा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो ये चीज भी ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब प्राकृतिक लाभ और असामाजिक हानि के अंतर को अगर आप देखें लिंगानुपात के हिसाब से, पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ स्त्रियों को अधिक मिलता है। स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं, परंतु फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों और भेदभाव के द्वारा समाप्त हो जाता है। देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल बेनिफिट की बात करें, जो प्राकृतिक रूप से महिलाओं को मिला हुआ है, या उनको एडजस्ट करने की जो उनके पास पावर होती है, या स्थितियों को अच्छा बना लेने की जो पावर होती है, वो महिलाओं के पास जबरदस्त है। लेकिन जो सामाजिक हानि है और सामाजिक भेदभाव है, ये सारा स्त्रियों को उसको यूज करने के लिए एक तरह से संभावनाओं को खत्म कर देती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो अच्छी चीजें या जो एडवांटेजेस महिलाओं को हैं, वो जो प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं, वो शायद इस्तेमाल नहीं कर पाती सामाजिक रूप से बंधे होने के कारण, या सामाजिक कुरीतियों के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण। यानी आप कह सकते हैं कि लिंगानुपात का जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें डाल सकते हैं कि लिंगानुपात के कम होने का, या लिंगानुपात जो है अलग होने का, या स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण इसमें सामाजिक भेदभाव, आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सारी चीजें दिखाई देता है। या अगर कम लिंगानुपात होगा तो वहां क्या क्या दिखाई देगा? तो कम लिंगानुपात का मतलब कि वहां पर क्या है, आप एक दो पॉइंट्स चाहे तो लिख सकते हैं नोट्स के तौर पर, मैं आपको हर क्लास में कराता रहता हूं। जैसे मान लीजिए लिंगानुपात अगर आप ले लें, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये कम है, ठीक, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? सामाजिक कारण, ठीक, इसमें क्या हो सकता है? घरेलू हिंसा, आप इसको कारण भी लिख सकते हैं, और लिंगानुपात कम होने के आप कह सकते हैं कि कारण और प्रभाव दोनों, कारण और ये प्रभाव भी इसका यही होगा। प्रभाव दोनों की अगर आप चर्चा करें, घरेलू हिंसा, ठीक, भेदभाव, अशिक्षा, ठीक, इस घरेलू हिंसा में आप भ्रूण हत्या, ये सारी चीजें भी ऐड कर लेंगे। आर्थिक रूप से अगर आप देखें, आर्थिक कारण या प्रभाव की अगर आप चर्चा करें तो क्या हो जाएगा? निम्न आर्थिक स्तर, निम्न आर्थिक स्तर, ठीक, जाहिर सी बात है कि उनकी आर्थिक स्तर महिलाओं की क्या होगी? बिल्कुल नीचे रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। उनको कोई एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी, है ना। इसके अलावा जो स्वास्थ्य है, ठीक, निम्न स्वास्थ्य स्थिति, ठीक, दयनीय जीवन स्तर, ठीक। तो अगर लिंगानुपात कम है तो इसके कारण और प्रभाव ये सारी चीज दिखाई देंगे। अगर अच्छा है तो ठीक उसका विपरीत हो जाएगा, घरेलू हिंसा नहीं रहेगी, भेदभाव नहीं होगा, समानता हो जाएगी, शिक्षा का अच्छा स्तर रहेगा या अच्छा स्तर उनकी हो जाएगी ऑटोमेटिक।
आर्थिक कारण ये होगा कि निम्न आर्थिक स्तर है, निम्न स्वास्थ्य स्थिति, दयनीय जीवन स्तर होगा अगर ये कम होगा लिंगानुपात को, और ज्यादा होगा तो ठीक इसका उल्टा, आप इसको पॉजिटिव करके भी देख सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटे से पॉइंट्स आपको बता दिए कि इससे आप एक छोटा शॉर्ट नोट्स टाइप का भी समझ सकते हैं कि क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो स्त्रियां क्या रही हैं, उपेक्षा का शिकार रहती हैं और जिससे उनको नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है 2017 में, उसमें 17 तरीके के इंपॉर्टेंट लक्ष्य हैं और उनमें एक जेंडर इक्वालिटी भी है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, लिंग में भेदभाव जो है इसको खत्म कर सकते हैं और लिंगानुपात को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब जरा अगर हम देखने का प्रयास करें कि पूरी दुनिया में जो लिंगानुपात है उसका क्या वितरण है, पूरी दुनिया में लिंगानुपात इस तरह का पाया जाता है, पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो कैसा है, क्या हर जगह लिंगानुपात ज्यादा है, क्या हर जगह लिंगानुपात कम है, यानी हर जगह 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर ज्यादा स्त्रियां हैं या कम स्त्रियां हैं, या 100 पुरुष महिलाओं को लेकर भी आप सोच सकते हैं। लिंगानुपात यानी कि पुरुष और महिलाओं के जो संख्या का जो औसत या अनुपात है, क्या हर जगह कम है या हर जगह ज्यादा है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 है। अगर आप एक एवरेज निकालने का प्रयास करें तो लगभग 100 स्त्रियों पर 102 है। ठीक, अच्छा, परंतु विश्व के विभिन्न देशों के लिंगानुपात पर दृष्टिपात करने पर स्पष्ट होता है कि विश्व में लिंगानुपात वितरण प्रतिरूप में पर्याप्त भिन्नताएं हैं, यानी कि जो लिंगानुपात का डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, जो सेक्स रेशियो के डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, वो पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, एक जैसा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। विश्व के, ध्यान से समझिए, विश्व के जो विकसित और विकासशील राष्ट्र हैं इनके लिंगानुपात में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, फिर भी कुछ अपवादों को छोड़कर एशिया के अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है, ये भी दिखाई पड़ता है। देखिए, जो अल्प विकसित देश हैं वहां पर तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो में अंतर रहेगा, लेकिन विकासशील और विकसित देश लगभग एक साथ हैं। पर एशिया में एक आध छोड़ अगर देश आप दें तो ज्यादातर देशों में आपको दिखाई देगा कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है, स्त्रियों की संख्या कम है। ठीक है, इसको देख लेंगे हम थोड़ा सा भी। जबकि यूरोप के अधिकांश देश, रूस तथा उत्तरी अमेरिका के विकसित राष्ट्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो अगर जिन देशों की बात कर रहा है, रूस, उत्तरी अमेरिका में जैसे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, है ना, ये ऐसे देश हैं जहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है। मैंने आपको शुरू में इस बात की चर्चा की थी कि जितना ज्यादा विकसित देश होगा, जितना वहां क्या होगा, शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, सोशल अवेयरनेस ज्यादा रहेगी, है ना, रिसोर्सेज ठीक से इस्तेमाल हो रहे होंगे, सबको बराबर मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर क्या है, महिलाओं की संख्या ज्यादा है। दूसरी ओर अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका के कई विकासशील राष्ट्र ऐसे हैं जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो कुछ दक्षिण अमेरिका के भी ऐसे देश हैं। साथ ही विश्व में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड जैसे विकसित राष्ट्र भी हैं जहां महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है। तो ऐसे कुछ विकसित देश भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे जहां पर महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की ज्यादा है। यहां तक कि ये देश ऐसे भी रहे हैं जो बहुत लास्ट में आकर, बहुत देर में आकर महिलाओं को वोटिंग का अधिकार भी देते हैं। यानी कि बहुत बार ऐसे अपवाद भी देखे गए हैं कि विकसित और पढ़े लिखे राष्ट्र भी महिलाओं के स्थिति में उतना सुधार नहीं कर पाते जिसकी जरूरत होती है। तो इनको भी हम क्लियर कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। विश्व में लिंगानुपात के वितरण प्रतिरूप में, यानी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में मिलने वाली अनेक विभिन्नताओं के आधार पर विश्व के समस्त देशों को 4 वर्ग में बांटा जा सकता है। यानी अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, डिवाइड करना चाहें पूरी दुनिया में सेक्स रेशियो के पैटर्न को या लिंगानुपात को, तो 4 तरीके के आपको देश दिखाई देंगे। 4 तरीके का वो डिवीजन दिखाई देगा जिसमें आप देखेंगे कि लिंगानुपात माप लिया जाता है। कौन कौन से हो सकते हैं? अति उच्च लिंगानुपात, यानी वेरी हाई सेक्स रेशियो। ठीक है, अभी देखेंगे कि किस आधार पर इसका किया जाता है। दूसरे किस तरह के दिखाई देंगे? हाई सेक्स रेशियो। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? उच्च लिंगानुपात। यानी और एक होता है मीडियम सेक्स रेशियो कंट्रीज। ठीक है, और लास्ट में आता है न्यून, यानी कि लोअर या बहुत नीचे, लोअर सेक्स रेशियो वाले देश। ठीक है, अब देखिए ये 4 डिवीजन पूरी दुनिया में किया गया। या तो जो लिंगानुपात है वो बहुत उच्च होगा, जिसमें हम देखेंगे 100 पर 105 से ज्यादा महिलाएं हो जाएंगी। उच्च लिंगानुपात वाले देश यानी हाई सेक्स रेशियो वाली कंट्रीज हो जाएंगी। मध्य लिंगानुपात यानी मीडियम सेक्स रेशियो वाले देश हो जाएंगे, और न्यून लिंगानुपात यानी लोअर सेक्स रेशियो वाले देश हो जाएंगे। तो आइए अब एक एक करके समझते हैं कि किस आधार पर हमने ये 4 वर्गीकरण किया है और इसका क्या मतलब होता है और कैसे ये पूरी दुनिया में इसका डिवीजन किया गया है। तो आइए पूरी दुनिया का एक मानचित्र के हिसाब से थोड़ा सा जनरल व्यू देखने की कोशिश करते हैं कि किस किस तरीके का ये पूरा पाया जाता है। ठीक है, आइए
अब देखिए ये आपके सामने ये विश्व मानचित्र है। इस विश्व मानचित्र से आप ये देख सकते हैं वो इन कंट्रीज को दिखाने का प्रयास किया गया है जिन कंट्रीज में मेल और फीमेल की जो रेशियो है या जनसंख्या है वो ज्यादा है या कम है। जैसे अगर आप ब्लू कंट्रीज को देखें, जितनी नीली देश हैं, यानी ये रशिया वाला पार्ट, इधर यूरोप की भाग, इधर ये कनाडा अमेरिका वाला हिस्सा, और ये दक्षिण अमेरिका के कुछ पार्ट, अफ्रीका के कुछ पार्ट, ठीक, भारत को छोड़ के इधर दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर क्या है फीमेल्स की संख्या ज्यादा है कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक है, तो फीमेल की संख्या यहां ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप ये हल्के ग्रीन में देखें तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों में क्या है या इसमें एक तरह की बराबर जनसंख्या महिला और पुरुष दोनों की पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप कुछ कंट्रीज इधर मोरक्को जैसे देश हैं, कुछ कंट्रीज जैसे हैं, कुछ अफ्रीका के, कुछ इधर दक्षिण पूर्व एशिया में और नीचे, जहां पर लगभग जनसंख्या पुरुष और स्त्रियों की क्या है, कुछ स्कैंडिनेवियन नेशन एंड स्वीडन के आसपास, जहां पर स्त्री पुरुष एक जैसे जनसंख्या में पाए जा रहे हैं। रेड वो कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स जिन कंट्रीज में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। तो अगर आप चीन की स्थिति देखें, अपना प्यारा भारत जो है उसकी स्थिति देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, ये माले, इजिप्ट वाले जैसे दो देश हैं, इनको देखें तो चीन, भारत, इधर पाकिस्तान, ये जो मध्य एशिया वाले सारे देश हैं, इन देशों में अगर आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि यहां पर महिलाओं की संख्या क्या है, कम है पुरुषों के मुकाबले। तो ये पूरी दुनिया का एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं या एनालिसिस या विश्लेषण देख सकते हैं जो सेक्स रेशियो के हिसाब से आपके सामने दर्शाया गया है। और इसी हिसाब से फिर लिंगानुपात की गणना, और लिंगानुपात के लिए तो फॉर्मूला मैंने आपको डिटेल में बता दिया, उस फॉर्मूले के हिसाब से भी आप लिंगानुपात निकाल के चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई है कि आयु संरचना क्या है, यानी एज स्ट्रक्चर। तो जो हम कई तरीके की चीजें पढ़ रहे थे जिसमें हमने कई विशेषताओं की जो मैं चर्चा कर रहा था, तो पहला विशेषता हमने क्या पढ़ लिया, लिंगानुपात पढ़ लिया, जिन विशेषताओं के अनुसार पर पूरा वर्गीकरण किया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट विशेषता है आयु संरचना का, यानी एज स्ट्रक्चर का। एज स्ट्रक्चर का सीधे मतलब यह है कि जो जनसंख्या पूरी प्रोवाइड की गई है, जो जनसंख्या की इंफॉर्मेशन आपके पास है, उसमें किस किस उम्रों से संबंधित जनसंख्या लोगों की है। क्या वहां पर बहुत ज्यादा एज ग्रुप है, क्या वहां पर बहुत ज्यादा छोटे बच्चों की संख्या है, क्या वहां पर जो प्रौढ़ आयु के लोग हैं वो ज्यादा हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में जो अभी हम आगे उस पर चलेंगे, जो वर्कफोर्स और आर्थिक स्थिति, जीडीपी की बात जो की जा रही है, इसमें इस आयु संरचना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अगर भारत के औसत आयु को आप देखें तो अभी हम 27 से 30 वर्ष के बीच में हैं। तो हमारे लिए इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा जो डेमोग्राफिक ये स्ट्रक्चर है, हमारे जो इस समय जनांकिकी विशेषता है, वो एक क्या है, एक युवा देश की है। तो जाहिर सी बात है हम इस युवा देश के साथ प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा कर सकते हैं, उत्पादन भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और दुनिया में आगे जा सकते हैं। जापान जैसे कुछ देश हैं जो एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी मैं आगे आपको पिरामिड के हिसाब से समझाऊंगा, जिनकी जनसंख्या ऊपर के यानी जन्म दर नीचे कम हो गई है, ऊपर मृत्यु दर कम है, तो ऊपर की जनसंख्या, एजिंग वाली जनसंख्या ज्यादा है, नीचे जनसंख्या कम है। तो इस तरह की चीजें इस आयु संरचना में देखी जाती हैं। कुल मिला के इसका मतलब यह होता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं या कम हैं। इसका सीधा और इंपॉर्टेंट मतलब यह होता है। आयु संरचना किसी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता होती है। किसी क्षेत्र को जनसंख्या में विभिन्न आयु के लोग निवास करते हैं। किसी व्यक्ति की आयु उसकी जन्म तिथि और वर्तमान तिथि के मध्य का समय है। जैसे मान लीजिए कोई 2000 में पैदा हुआ है और अभी क्या चल रहा है, मान लीजिए 2021, 22, 23 जो भी चलेगा, तो उस बीच में जो जनसंख्या, उस बीच की जो उम्र होंगे वो उसका क्या होगा, वो उसका एज हो जाएगा। आयु संरचना की भिन्नताएं सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं को जन्म देती हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए कि कोई अगर युवा वर्ग का व्यक्ति है तो वो आर्थिक रूप से थोड़ा ज्यादा निर्भर होगा, आत्मनिर्भर होगा। देखिए 2-3 तरह की मैंने विश्व जनसंख्या में बताई थी कि एक क्या होता है, एक अगर आप उम्र को देखना चाहें तो 0 से 15, 15 से 59 और 60 से आगे की उम्र। अब ये जो 15 से 59 है, यही एक तरह का क्या होता है, कंट्रीब्यूटिंग जनसंख्या है, या आप कह सकते हैं वर्किंग जनसंख्या, क्रियाशील जनसंख्या मानी जाती है। ये 0 से 15 और 60 से ऊपर की जनसंख्या क्या है, आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट होती है इस बीच वाले पे। तो जाहिर सी बात है कि इस उम्र के, ये जो आयु स्ट्रक्चर है, इस उम्र के लोग ज्यादा आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे। ठीक है, ये बात, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो ज्यादा बूढ़े लोग होंगे उनको सामाजिक स्थितियां खराब होंगी। इसीलिए आप देखिए कौन सी बेहतरीन सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट चलाती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, हिंदी में कहते हैं उसको सामाजिक सुरक्षा जो नीतियां हैं, सामाजिक सुरक्षा जो नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है, योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जिसमें वृद्धा पेंशन, जिसमें हेल्थ के लिए पेंशन दी जाती है, विधवाओं को पेंशन दी जाती है। ठीक, तो अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम किसको चाहिए, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों। तो
अब आयु संरचना की भिन्नता जो होगी, यानी छोटे उम्र, ज्यादा उम्र और बूढ़े उम्र के लोगों में, इसमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं इसमें शामिल रहती हैं, जिसको देखकर सरकार काम करती है। ठीक है, आयु संरचना से किसी देश की श्रम शक्ति का पता लगता है और यह भी ज्ञात होता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए अगर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा डेटा ही ना हो कि एक्चुअली में हमारे यहाँ किस आयु वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, किस आयु वर्ग के लोग कम हैं या ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उस हिसाब से प्लानिंग पॉलिसीज नहीं बना पाएगी। फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए उसको पता चला कि भाई हमारे यहाँ 15 से लेके और 59 साल तक की जो उम्र है उसमें 10 करोड़ लोग हैं। मान लीजिए 15 से लेके और 30 साल तक की जो जनसंख्या है, या 18 से लेके और 40 साल तक की जो जनसंख्या है, ये बेसिकली क्या है, ये मान के चलिए कि अगर 50 करोड़ है ना, तो अब 50 करोड़ ये जनसंख्या चल रही है। 18 से 40 में ही गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करवाती है। तो गवर्नमेंट को ये पता रहेगा कि भैया इतने लोगों को जॉब की जरूरत है और ऑलरेडी कितने लोग जॉब में हैं, तो ये सारी नीति बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयु संरचना की ये महत्वपूर्ण क्या है, विशेषताएं हैं या उपयोगिता है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकताएं, कार्य क्षमता, दृष्टिकोण और विचार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना भी जरूरी है कि अलग अलग आयु वर्ग के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी मांग क्या है। आप देखिए कि आजकल जो भी राजनीतिक दल होते हैं या गवर्नमेंट जब बनती है तो युवाओं के लिए एक अलग से मैनिफेस्टो आता है कि भाई यूथ के लिए ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो सोचना पड़ता है। इसमें अर्जक और अनार्जक अनुपात ज्ञात होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अर्निंग एंड डिपेंडेंट, कितने लोग, कितनी जनसंख्या है जो कुछ पैसा कमा रही है, जो कुछ अर्जन कर रही है, और कौन है जो बिल्कुल अर्जन नहीं कर पा रहा। आश्रितों की स्थिति का पता चलता है, जो मैं भी चर्चा कर रहा था कि जो वृद्ध लोग हैं या जो बच्चे लोग हैं या जो मान लीजिए हो सकता है महिलाएं भी हैं, तो कितनी आश्रित हैं और उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखिए कि बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट को पेंशन देने में या स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को देने में, जो छोटे बच्चे हैं, या फ्री शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन देने में जो खर्च करना पड़ता है। तो इससे ये पता लगता है कि इस उम्र के बच्चे कितने हैं और उनको वो कितने डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि अगर 15 से 59 तक की जनसंख्या है, वो ज्यादा कमा रही है लेकिन उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा बच्चों पर और बूढ़ों पर खर्च करना पड़ रहा है, तो आर्थिक रूप से उनके ऊपर बर्डन भी बढ़ रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा पूरा जो कंसेप्ट है, ये आयु संरचना के हिसाब से निकाला जाता है और इसको ध्यान में रख के चला जाता है। ठीक, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि आयु वर्ग के आधार पर जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कितने भाग में बांटा गया है, बाल आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि चाइल्ड एज ग्रुप, ठीक, एडल्ट एज ग्रुप और क्या है, ओल्ड एज ग्रुप। आप इसको ऐसे लेके चल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि 0 से 15 साल की जो जनसंख्या होती है, ये आपको बाल आयु वर्ग में दिखाई देगी। 15 से 60 या 59-60 दोनों ले सकते हैं, ये लगभग आपको प्रौढ़ आयु वर्ग में आती है। और वृद्ध आयु वर्ग में 60 से अधिक, ठीक, 60 से अधिक। ये 3 तरीके के महत्वपूर्ण विभाजन किए गए हैं। आयु संरचना नहीं, आपको अगर एज स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवीजन करना हो तो आप ये 3 तरीके के वर्ग को देख सकते हैं। 3 तरीके से इसको बांटा गया है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। अब बाल आयु वर्ग की अगर बात करें तो इस वर्ग में 14 वर्ष तक की जनसंख्या सम्मिलित है। ठीक, 15 मैं कह रहा था, 15 लगते ही वो चेंज हो जाता है, 0 से 14 ही लेके चलेंगे आप बेसिकली, है ना। इसको आप अगर आप डिवीजन करना चाहें, इसको 0 से 14, मैंने 15 इसलिए बोल दिया क्योंकि 15 से फिर प्रौढ़ में इंटर कर जाते हैं, तो 0 से 14 आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब 0 से 14 में क्या होता है, विकासशील राष्ट्रों में 40% तक जनसंख्या इसी वर्ग में आती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में 20% जनसंख्या इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। अब देखिए इसका कारण, लॉजिक, हर चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें 100 में 40 लोग ऐसे हैं जो 0 से 14 वर्ष तक की आयु में हैं। अब इसे क्या क्या चीजें आप निकाल सकते हैं, इससे 2 चीजें तुरंत पता चलती हैं। एक तो ये पता चलती है कि यहां छोटे बच्चों का जन्म बहुत तेजी से हो रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 3 तरह की महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी, जो जनांकिकीय संक्रमण की हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 अवस्थाएं हमने चर्चा की थी। सेकेंड अवस्था में विकासशील देश थे, और विकासशील देशों में क्या हुआ था, इनका बर्थ रेट यानी कि जो जन्म दर था वो बहुत ऊंचा था, और इन्होंने मोर्टालिटी रेट या जो मृत्यु दर था उसको बहुत कम कर लिया था। तो बर्थ रेट ऊंचा करने का मतलब ये होता है, जन्म दर ऊंचा करने का मतलब ये होता है कि वहां छोटे बच्चों की जनसंख्या बहुत ज्यादा रहेगी। तो पहली चीज तो ये निकल गई कि यहां जन्म दर ऊंचा है, और दूसरी चीज क्या निकल गई विकासशील देशों की, कि आश्रित जनसंख्या ज्यादा है। इसीलिए वो विकसित देशों से थोड़ा पीछे हैं, इसीलिए वो विकसित देशों से थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं। क्यों रह जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो चाइल्ड एज ग्रुप वाले, बाल आयु वर्ग वाले जो लोग हैं वो ज्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को भी और जो कमाने वाला ग्रुप है उसको भी बच्चों पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, यानी डिपेंडेंट पॉपुलेशन वहां पर ज्यादा है। ओल्ड एज तो छोड़ ही दीजिए।
तो अब ये क्लियर कट आपको डिफरेंस दिख जा रहा है कि क्यों विकसित और विकासशील राष्ट्रों में अंतर है, जो कि जो विकसित राष्ट्र है यहां पर 20% है। तो विकसित राष्ट्र किस में आ रहे थे, ये थर्ड वाले फेज में आ रहे थे। और हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यहां पे बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों डाउन था, दोनों इन्होंने नीचे कर लिया था, और इसलिए इनकी जो जनसंख्या थी वो क्या थी, स्थिर बनी हुई थी। और यहां पर क्या था, जनसंख्या बढ़ रही थी क्योंकि मृत्यु हो नहीं रही है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। और यहां हमने पहले में क्या देखा था, बर्थ रेट भी हाई है और मृत्यु रेट भी हाई यहां पे दिखाई दे रही थी। तो ये तीन हमने जो, जिन्होंने पहले का चैप्टर नहीं किया प्लीज जाकर आप कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। तो बाल आयु वर्ग विकासशील राष्ट्रों में 40% तक है जनसंख्या का भाग, और विकसित राष्ट्रों में 20% तक है। इस आयु वर्ग की जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से अनुत्पादक होने के साथ साथ अप्रजननकारी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी एक तो ये अप्रजननकारी है, यानी फर्टिलिटी इसमें मतलब बच्चे पैदा करने में इनका कोई योगदान नहीं है, नहीं के बराबर योगदान है। इसीलिए हम पढ़ रहे थे ना क्रूड बर्थ रेट, जो जिसको हम कह रहे थे अशोधित जन्म दर, पीछे की क्लासेस में जाके जरूर देखिएगा क्योंकि बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। तो जो बाल आयु वर्ग के लोग हैं ये न तो क्या होते हैं, आर्थिक दृष्टि से प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, अनुत्पादक होते हैं, और ये अप्रजननकारी भी होते हैं। यह वर्ग भोजन, वस्तु, आवास, शिक्षा, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए युवा वर्ग या प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित है। आ रही बात समझ में, यानी दे आर द डिपेंडेंट पॉपुलेशन ऑन व्हाट, युवा वर्ग या एडल्ट या प्रौढ़ वर्ग जो है ये ना तो इसकी विशेषता क्या है, अगर आप 2-3 विशेषताएं लिखना चाहें इसकी तो क्या आप लिख सकते हैं, यही जो मैं अंडरलाइन है लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, अनुत्पादक। ठीक, दूसरी विशेषता क्या आप लिख सकते हैं, आश्रित जनसंख्या। ठीक, आश्रित जनसंख्या। और क्या लिख सकते हैं, प्रजनन, अप्रजननकारी। ठीक है, कोई फर्टिलिटी नहीं है, अप्रजननकारी। मैं इसलिए लिखता हूं साथ में कि आप चीजें रिपीट कर सके साथ साथ। तो ये अनुत्पादक है, आश्रित जनसंख्या है, अप्रजननकारी है, और ये कितने से कितने, 0 से 14 साल तक की जनसंख्या होगी। ठीक, इंपॉर्टेंट। तो ये वर्ग आश्रित है और हर चीज के लिए डिपेंडेंट है। गुड, आगे चलते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग क्या हो जाएगा, ये 15 से 60 वर्ष तक की जनसंख्या हो जाती है। यह वर्ग आर्थिक रूप से सर्वाधिक उत्पादक और जैविक रूप से सर्वाधिक प्रजननकारी है। ठीक, तो आप इसके एक आध विशेषताएं क्या लिख सकते हैं, उत्पादक। ठीक, दूसरा प्रजननकारी, यानी बच्चों को जन्म देना, फर्टिलिटी, ये सारी चीजें इसी की हैं। ठीक, उत्पादक है, प्रजननकारी है, इसकी बेहतर सामाजिक स्थिति होगी क्योंकि ये पैसा खुद कमा रहे हैं, बेहतर आर्थिक सामाजिक स्थिति। ठीक है, ये इसमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, चलिए, दोनों अन्य आयु की जनसंख्या का अधिकांश भाग इसी पर आधारित होता है। तो जो वृद्ध वाले हैं और जो बच्चे वाले हैं, इन सब की जनसंख्या किस पर डिपेंडेंट है, इसी प्रौढ़ आयु वर्ग पर है। क्लियर है, आगे देखते हैं। वृद्ध आयु वर्ग, अब इसमें देख सकते हैं आप, इस वर्ग में 61 वर्ष या इससे अधिक वर्ग की जनसंख्या, यानी 61 एंड एबव। ठीक है, 61 एंड एबव, इसमें 61 वर्ष या इससे अधिक वर्ग की जनसंख्या शामिल की जाती है। इस आयु वर्ग में सामान्य रूप से कुछ महिलाओं की संख्या अधिक रहती है जो अनुत्पादक और जैविक रूप से अप्रजननकारी हैं। तो इसमें महिलाओं भी देखी जाती है क्योंकि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दर ज्यादा मानी जाती है पुरुषों की अपेक्षा। माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा दिन तक जीती हैं, तो ये इसमें एक आता है कि कुछ महिलाओं की संख्या ज्यादा रहती है, ये भी अनुत्पादक होते हैं और अप्रजननकारी हैं। चूंकि विश्व में महिलाओं को तुलना में पुरुषों की मृत्यु दर अधिक है, इसलिए इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या अधिक है। यह आयु वर्ग अपने जीवन यापन के लिए प्रौढ़ वर्ग पर आश्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो पूरी ये जो एज ग्रुप है, ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है किस पर, प्रौढ़ आयु वर्ग पर। तो हमने एक देखा कि एक कौन सा पूरी तरह से डिपेंडेंट या पूरी तरह से कौन आश्रित है, 0 से 14 वाले बाल आयु वर्ग के। और तीसरा क्या देखा, वृद्ध आयु वर्ग वाले भी पूरी तरह क्या है, आश्रित है या डिपेंडेंट है। तो अब देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है। हाँ, अब देखिए एज सेक्स पिरामिड, जिसको कहते हैं आयु लिंग पिरामिड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, आयु लिंग पिरामिड क्या है, आयु लिंग जो एज सेक्स पिरामिड है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्ग के स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक, ये तो ग्राफ के हिसाब से दिखाया गया है, अलग अलग जनसंख्या, अलग अलग ये अगर इधर आप एजेस ले लें,
ठीक, और इधर आप पॉपुलेशन ले लें उस हिसाब से, तो ये तो अलग कंसेप्ट है। लेकिन अगर पिरामिड के हिसाब से, मैं आगे उसको आपको पिरामिड के हिसाब से बताता हूं, यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर किस आयु वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं, इसको दर्शाने के लिए आयु लिंक जो पिरामिड है उसको दिखाया जाता है। इसमें बेसिक ये दिखाया जाता है कि जब कोई देश की जनसंख्या बहुत कम आयु की है और जैसे जैसे आयु बढ़ रही है तो वो जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, यानी बच्चों की संख्या ज्यादा है कि प्रौढ़ लोगों की संख्या ज्यादा है कि ऊपर ऊंचे वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है। जो अल्प विकसित देश है, अब यहां पर फिर जनांकीय संक्रमण वाले चीज पर जाइए, जो अल्प विकसित वाले देश होंगे उन देशों में क्या होगा, उच्च दर होगा बर्थ का भी और मृत्यु का भी। तो यहां पर नीचे भी बहुत ज्यादा बच्चे होंगे और ऊपर मृत्यु भी बहुत ज्यादा होगी, तो ऊपर जनसंख्या कम होती चली जाएगी। दूसरा जो कंडीशन आएगा, ऐसे देश में क्या होगा कि बर्थ रेट और जो डेथ रेट है दोनों कम होगी, तो दोनों जनसंख्या कम रहेगी। और कहीं दोनों एक जो बर्थ रेट है वो हाई है और डेथ रेट कम है, तो फिर जनसंख्या उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसा पिरामिड से दिखाया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति द्वारा किसी स्थान की जनसंख्या विशेषताओं का पता लग जाता है। अब कैसे पता लगता है इसको भी देखते हैं। जैसे आप यहां ध्यान से देखिए, ये अफगानिस्तान का जनसंख्या पिरामिड है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें देखिए ये नीचे जो है ये मेल फीमेल का अलग अलग बताया हुआ है। ये देखिए, ये 0 से 4 यानी आप यहां तक 10 साल तक की उम्र, ये देख लीजिए ये कहां तक आई, देख रहे हैं ये नंबर है जनसंख्या की, यहां तक ये पहुंच गया है, चाहे बच्चियां हो चाहे बच्चे हों। यानी इससे क्या पता चल रहा है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। इससे क्या है, ये नीचे की चीज क्या दिखा रही है, हाई बर्थ रेट, उच्च जन्म दर, हाई बर्थ रेट। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे जैसे ये उम्र बढ़ रही है, 10 साल होते हुए 70 80 आते आते जनसंख्या एकदम कम हो रही है। यानी ज्यादा उम्र के लोग कम हैं, तेजी से पैदा तो हो रहे हैं लेकिन अच्छी स्वास्थ्य के सुविधा के अभाव के कारण, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के कारण जनसंख्या बहुत दिनों तक जी नहीं रही है। यानी जो अगर आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी लोगों की संख्या उतनी कम होती चली जा रही है। तो ये जो पिरामिड है इसको आप देख सकते हैं, ये पिरामिड जो है पूरी तरह त्रिशंकु के अनुसार, ट्रायंगल शेप में जो है त्रिभुज के अनुसार बनती है। ये अल्प विकसित देशों की कहानी बताती है और ये बताता है कि किस तरह से इसमें जनसंख्या को डबल होने में भी समय लगता है और जनसंख्या के चेंज होने में भी अच्छा खासा इसमें, क्योंकि देखिए जन्म दर के साथ मृत्यु दर भी ऊंची है। तो इस लिंक पिरामिड से आप देख सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से नंबर ऑफ लेवल्स या जीवन प्रत्याशा भी कितनी कम है, जीवन जीने की जो हाई एजेस में जो जीवन जीने वाले लोग हैं वो कम है, और बर्थ रेट ऑलरेडी ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा है, गर्भ निरोधक वाली जो अपनाने चाहिए तरीके लोग नहीं अपनाते हैं और इनके जो समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं। तो ये क्या है, अफगानिस्तान जैसे देशों की स्थिति है। अच्छा, तो ये लिंक पिरामिड है, इसके बारे में देख भी लेंगे। अफगानिस्तान का बढ़ती जनसंख्या का आयु लिंक पिरामिड है, यानी अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती जाएगी, वो आयु लिंक पिरामिड आपको दिखाई देगी। अफगानिस्तान का आयु लिंक पिरामिड है या विस्तृत आकार का त्रिभुजाकार पिरामिड है या अल्प विकसित देश है। इस पिरामिड में प्रदर्शित होता है कि अफगानिस्तान में जनसंख्या प्रतिवर्ष 2.3 की दर से बढ़ रही है और 30 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। अगर आप नॉर्मल देखें कंडीशन पूरी दुनिया का, तो 12 वर्ष में, पहले 100 वर्ष हमने पढ़ा भी था, 100 वर्ष हो जाती है, फिर 30 वर्ष में, फिर 15, फिर 12 वर्षों में लगभग दुगनी हो जाती है। तो ये अल्प विकसित देशों की कहानी है जहां बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। अब जरा अमेरिका जैसे देशों की स्थिति देख लीजिए। यहां पर क्या है, यहां पर बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बर्थ रेट को भी इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और डेथ रेट को कंट्रोल किया है। तो हर एज ग्रुप की जनसंख्या देखिए ऊपर बढ़ रही है, बहुत तेजी से कम नहीं हो रही है। बहुत जब 100 साल के आसपास वाली स्थिति पहुंच रही है तब थोड़ा लोग कम हो रहे हैं। तो यहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक, अच्छी सामाजिक सुविधा है, अच्छा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, गवर्नमेंट का अच्छा ध्यान है, सब कुछ है, लोग डेवलप्ड देश के तौर पर है। तो बर्थ रेट और मृत्यु रेट एक इन्होंने क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है, बहुत ज्यादा उसको चेंज होने नहीं दे रहे हैं। ये हमने जो जनांकीय संक्रमण यानी कि जो डेमोग्राफिक पूरा हम देख रहे थे उसमें ये द्वितीय वाली अवस्था है, जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था है, जहां ये तृतीय अवस्था में बेसिकली, सॉरी, ये तृतीय अवस्था में आपको दिखाई दी जो विकसित देश हैं, जो उन्होंने क्या कर रखा है, स्थिर कर रखा है। ये घंटी नुमा आपको दिखाई देगा, बेल शेप पिरामिड दिखाई देता है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का आयु पिरामिड घंटी आकार का होता है जो शीर्ष की ओर सुंडाकार होता है। इसमें प्रमाणित होता है कि यहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर समान है। ठीक, इन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर को दोनों को समान कर रखा है, बेसिकली कम कर रखा है ना। अगर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक देना चाहें तो कम जन्म एवं मृत्यु दर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ऊपर सुंडाकार है, नीचे ये घंटी शेप में बनी हुई है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जनसंख्या लगभग स्थिर अवस्था में है, बिल्कुल वही जो मैं आपको चीज बता रहा था कि यहाँ की जनसंख्या स्टेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा जन्म भी नहीं होने देते हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मरने भी नहीं देते हैं।
अब जापान जैसे दो देश हैं, इनकी स्थिति देख लीजिए। जापान जैसे देशों की क्या हुआ है, इन्होंने बर्थ रेट को कंट्रोल कर लिया है। हाँ, बर्थ रेट यहां कम हो गई है और डेथ रेट भी वहां कम हो गई है, लेकिन बर्थ रेट बहुत ज्यादा कम हो गई है यहां पर जो है लोग। उसके कई कारण है, जापान के कुछ सांस्कृतिक कारण भी इसमें है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां की महिलाएं शादी करने में ज्यादा इच्छुक नहीं है, तो इस कारण भी, क्योंकि जापान में बहुत चिंता का विषय चल रहा है कि एजिंग पॉपुलेशन है, वृद्ध जनसंख्या का ह्रासमान दिखाई दे रहा है कि जो आप देखिए ज्यादा उम्र के लोग यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और छोटे बच्चे या कम उम्र के लोग यहाँ पर सिकुड़ते चले जा रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इसको ह्रासमान जनसंख्या आयु लिंक पिरामिड कहते हैं। इसमें क्या है कि जो बर्थ रेट है वो बहुत कम है और ऊपर मृत्यु की रेट जो है वो बर्थ रेट से ज्यादा कम कर दी गई है, तो मृत्यु बहुत कम हो रही है और बर्थ रेट और ज्यादा इससे कम हो रही है। तो यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन या जिसको कह सकते हैं बूढ़ी होती हुई पिरामिड यहाँ दिखाई देती है, बूढ़ी होती हुई जनसंख्या दिखाई देती है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, आप समझ रहे थे। जो हम विशेषताएं कर रहे थे, जो महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम देख रहे थे, यानी कि जो जनसंख्या संगठन की अगर हम विशेषताएं देखें, जनसंख्या संगठन की जो विशेषताएं थे, तो पहला हमने क्या देखा था, लिंगानुपात। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, आयु संरचना। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट हमने देखा था। और फिर हम किस चीज की चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे आयु लिंग पिरामिड। ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने देख लिया, ये आयु संरचना के साथ ही जुड़ी हुई है, आयु लिंग पिरामिड। ठीक है, और अब हम कौन सी विशेषता की चर्चा करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रामीण और नगरीय संगठन है वो कैसा है जनसंख्या का, इसकी हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, यानी कौन सी जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रह रही है, कौन सी जनसंख्या शहरी इलाके में रह रही है, इस हिसाब का जो वर्गीकरण होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रामीण एवं नगरीय संगठन, यानी रूरल एंड अर्बन कंपोजिशन जनसंख्या का क्या है। अगर कोई जनसंख्या है तो वो रूरल एरियाज में कितने लोग हैं, ग्रामीण एरियाज में कितने लोग हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये पॉपुलेशन दिया हुआ है, अलग अलग ये मिलियंस में दिया हुआ है, ये ईयर दिया हुआ है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लाल वाली जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है ये रूरल है, नीली वाली जो है अर्बन है। जैसे जैसे समय बीता है अर्बन एरिया नीला वाला बढ़ता जा रहा है, रूरल एरिया घटता जा रहा है। और इसको बीतने में क्या क्या चीजें इंक्रीज हो रही होंगी, तो एक तो इसमें इंक्रीज हो रहा है क्या, सबसे पहले औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण के बाद फिर धीरे धीरे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी कृषि पहले डेवलप हुआ, कृषि का डेवलप होना, फिर उसके साथ उद्योग का डेवलप होना, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और बढ़ते जाना, और इस बढ़ते बदलाव के साथ ग्रामीण जनसंख्या कम होती चली जाती है। जितने विकसित देश होंगे वहां शहरी जनसंख्या ज्यादा होगी। सिंगापुर जैसे भी देश है जहां 100% शहरी जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय आजीविका और सामाजिक दशाएं एक दूसरे से भिन्न है। विभिन्न देशों में ग्रामीण एवं नगरीय मापदंड अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जहां के लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। देखिए अब आगे इसकी चर्चा आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां पर वो चीज और डिस्कस कर देता हूं। जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं जिस पर हम चर्चा किए भी हुए हैं, तृतीय गतिविधियां हमने देख ली हुई है। आर्थिक क्रियाएं, ये आर्थिक क्रियाएं हमने कई चैप्टर में डिस्कस किया है। इसमें कौन कौन सी, एक होती है प्राथमिक क्रिया, ठीक, एक क्या होती है द्वितीयक क्रिया, जो अलग अलग चैप्टर है अपने आप में इसी मानव भूगोल में, द्वितीयक क्रिया, और एक क्या होती है तृतीयक क्रिया। अब इसमें चतुर्थक भी जुड़ गया है, तृतीयक क्रिया। ठीक, तो क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। ये बेसिकली जुड़ी है किससे, कृषि, पशुपालन, ठीक, माइनिंग वाली भी आ जाती है, खदान वाला काम। ये विनिर्माण से जुड़ी हुई है जिसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक, विनिर्माण से जुड़ी हुई है। और ये सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है जिसमें क्या आ जाता है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो ग्रामीण जो जनसंख्या होती है वो मुख्यतः प्राथमिक क्रियाओं से जुड़ी होती है। कृषि, पशुपालन, माइनिंग करना, ये सारी चीजें किसमें है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं। और नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होते हैं, जिसमें आपका द्वितीयक और तृतीयक दोनों आ जाता है। यानी इसमें आपका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, सेवा में सारी चीजें आ जाती हैं, सर्विस में, सर्विस, गवर्नमेंट जॉब करना, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च,
इसके अलावा बैंकिंग, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, टूरिज्म, है ना, सब चीजें आ जाती हैं। तो जो शहरी जनसंख्या है वो क्या होगा, गैर प्राथमिक यानी नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज में होंगी, और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगा वो किसमें होंगे, वो प्राथमिक व्यवसाय में लगे होंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे देश में नगरीय वे कहलाते हैं जहां जनसंख्या 5000 व्यक्ति से अधिक है, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो जो जनसंख्या का घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है ना, इसको घनत्व बोलते हैं, इसकी चर्चा हमने की थी। जनसंख्या घनत्व क्या वो देखा था, हमने देखा था कि अगर 1 वर्ग किलोमीटर चारों तरफ बनाया जाए, इसमें जितने लोग रहेंगे उसको माना जाएगा। तो भारत में जनसंख्या का घनत्व शहरी इलाकों में लगभग 400 है, दिल्ली जैसे देशों में तो 11,000 है। लगभग 3/4 जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। तो अगर मान लीजिए जनसंख्या 5000 हो, शहरों का वहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति व्यक्ति हो, और कम से कम 3/4 जो पूरा पॉपुलेशन हो वो नॉन एग्रीकल्चर वर्ग में हो, यानी सेकेंडरी या टर्सरी में हो, तो हम मान लेते हैं कि वो नगर है। ठीक, फिर से समझ लीजिए इस आंकड़े को, कम से कम वहां 5000 लोग रहते हो, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और 3/4 हिस्सा वहां पर गैर कृषि कार्यों में लगा हो। ठीक, तो ये अच्छा डिवीजन का पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर, कैसे पैटर्न इसका बना हुआ है। तो देखिए, पिछले लगभग 200 वर्षों में विश्व में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के वितरण प्रतिरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ठीक, आप ये देख सकते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से रूरल और अर्बन पॉपुलेशन क्या है इसका भी बताया गया है। ठीक है, ये लाल रंग में अर्बन पॉपुलेशन आप देख लीजिए जितना एज ग्रुप है, और ये बाकी रूरल एरियाज में आप पॉपुलेशन देख लीजिए, इस हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। तो 200 वर्षों में बहुत चेंज हुआ है, जाहिर सी बात है। इसमें सबसे बड़ा रोल क्यों है, 200 वर्षों में क्यों चेंज हुआ है? 200 वर्षों में नगरीकरण और शहरीकरण ज्यादा हुए हैं। क्यों हुए हैं? उद्योग बढ़े हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो उस हिसाब से शहरों का भी विकास और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। यदि महाद्वीपों को ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण देखें तो एशिया, जिसमें रूस को हटा दिया जाए, तथा अफ्रीका में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। और सबसे इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? कृषि। ठीक है, क्योंकि कृषि जो है यहां पर ज्यादा विकसित है और गांव में लोग ज्यादा रहते हैं। अफ्रीका के यूथोपिया, मालावी, युगांडा में अधिकांश लोग गांवों में निवास करते हैं। एशिया में 60% जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत में भी आप देख लीजिए तो 60 से 70% लोग क्या हैं, 31% के आसपास अर्बन पॉपुलेशन है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, और बाकी लोग गांव में निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या है, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि और इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। बाकी जो अलग कॉन्टिनेंट हैं, जैसे कि आप यूरोप ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, ठीक उल्टा मिलेगा, वहां पर शहरी जनसंख्या ज्यादा है। दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ओशियानिया जिसको ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है, यहां 75% से 85% तक जनसंख्या शहरों में निवास करती है, और शेष 25 से 15% गांव में निवास करती है। ठीक, और एक और यहां पे आपको फेरबदल दिखाई देगा। एशिया में क्या होता है कि पुरुष जनसंख्या ज्यादातर शहरों में जाती है, गांव की जनसंख्या खेतों वोतों में महिलाओं की काम करती है। जो विकसित देश हैं वहां पर बहुत बड़े बड़े कृषि क्षेत्र हैं और मशीनों की सहायता से बड़ा बड़ा कृषि कार्य किया जाता है, तो वहां गांव की खेती को पुरुष संभालते हैं और महिलाएं शहरों में जाकर काम करती हैं, सर्विस सेक्टर में टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर ये सब काम करती हैं। ये डिफरेंस भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीपों में जनसंख्या ग्रामीण अधिक है, जबकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप, जर्मनी वाला है सारे इलाके, और ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में नगरीय संख्या अधिक है। ओशियानिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को कहते हैं। तो एशिया अफ्रीका में ग्रामीण लोग ज्यादा हैं, बाकी कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप में शहरी लोग ज्यादा हैं। ठीक है, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के कारण ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। जाहिर सी बात है, हमने पलायन के कारण देखे थे पिछले चैप्टर में। प्रवास का कारण क्या देखा था, क्या उसमें देखा था हमने? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक में देखा था अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, सॉरी अपकर्ष कारक में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा, जीवन का स्तर अच्छा होने के कारण लोग शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा है जिसको आप ध्यान रखेंगे, और इसीलिए जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण, वो तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट जनसंख्या संगठन का विशेषता लिटरेसी, जो कई सारी विशेषता हम कर रहे थे, इसमें एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या जुड़ जाती है? साक्षरता। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या जुड़ जाती है? साक्षरता, जिसको कहते हैं लिटरेसी। यानी किसी क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की क्या स्थिति है, जनसंख्या वहां की कितनी पढ़ी लिखी है। देखिए, जब जनसंख्या संगठन या कंपोजिशन पढ़ रहे हैं तो यही देख रहे हैं जनसंख्या का हिसाब किताब कैसा है, वहां जनसंख्या की विशेषता क्या है, किस तरह की जनसंख्या है। तो उसमें एक हम साक्षरता को भी लेके चलते हैं कि वहां के लोग कितने साक्षर है या नहीं है।
भारत में उन सभी लोगों को साक्षर माना जाता है जिनकी आयु 7 साल से अधिक है और जो पढ़ लिख सकता है। ये इंडिया की कंडीशन है, 7 ईयर्स है और पढ़ लिख सकता है तो साक्षर है। लेकिन विश्व के अधिकांश देशों में साक्षरता की गणना 15 वर्ष के अधिक आयु वर्ग की जाती है। किसी देश में साक्षरता जितनी अधिक होगी उस देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर काफी ऊंचा होगा। उस देश के आर्थिक विकास का सूचक भी अच्छा होगा क्योंकि वहां के लोगों के रहन सहन का स्तर क्या होगा, उत्तम होगा। तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा लिटरेट कोई देश रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, वहां की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, सारी चीज बेहतर होगी। भाई अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो नौकरी करेगा, प्रोडक्टिविटी करेगा, उससे जीडीपी बढ़ेगी, उसकी खुद की इनकम बढ़ेगी, देश की इनकम भी बढ़ेगी। नहीं पढ़ा लिखा है, अच्छा सामाजिक स्तर पर देखें तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जब डिपेंड होने की जरूरत नहीं है तो उसकी स्थिति अपने आप ठीक रहेगी, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, किसी तरह के दबाव में उसको काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये लिटरेसी या साक्षरता है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, विशेषता है, जिसके हिसाब से पूरे दुनिया का जनसंख्या का हम क्या करते हैं, एक तरह से निकालने का प्रयास करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। यदि हम विश्व की साक्षरता का स्तर देखें तो 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग साक्षरता का प्रतिशत 86.3 है। तो जो वर्ल्ड में एक माप चलता है कि 15 से ऊपर वर्ग के लोगों को देखना है, ये 86.3 है। इसमें महिला 82.5% और पुरुष 90% है। तो वर्ल्ड वाइड भी आप पुरुष और महिला में जो साक्षरता का अंतर है वो देख सकते हैं। जो जेंडर इनइक्वालिटी की बात बार बार हो रही थी कि अभी भी महिलाओं की स्थिति उपेक्षित इसलिए है कि महिलाओं में शिक्षा का दर अभी भी पुरुषों की अपेक्षा कम है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत 99% है, जैसे बेलारूस। ठीक है, बेलारूस कहां है, रूस के बगल में। रूस, स्लोवानिया, क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, स्लोवाकिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, टोगा, मालदोस, मालदीव, क्रोएशिया, इटली, साइप्रस, हंगरी, सामोआ और ट्रिनिडाड। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स जहां पर 99% से ज्यादा लोग क्या हैं, पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं और वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं, जो एक बहुत कमेंडेबल और बहुत अच्छा आंकड़ा है, अच्छा डेटा है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डाटा है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां साक्षरता 50% से ही कम है, जैसे बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीकी गणराज्य 36%, अफगानिस्तान 38%, केनिन, माली, इराक, लाइबेरिया, इथोपिया कुछ अफ्रीकन देश हैं, चाड, ये सब अफ्रीकन देश हैं जहां बहुत कम लिटरेसी रेट है। अगर इंडिया की बात करें, हालांकि इंडिया की जनसंख्या की चर्चा तो अगले मानव भूगोल का इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें करेंगे, लगभग 74% के आसपास लिटरेसी है, जिसमें 82% आप देखें तो ये पुरुषों की यानी मेल की है और लगभग 65 पॉइंट समथिंग ये फीमेल की है। इसकी डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो ये भारत के शिक्षा दर का 74% जो है, 82% जो है वो पुरुष इसमें पढ़े लिखे हैं और 65% क्या है इसमें महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, 82% मेल। तो बहुत महत्वपूर्ण ये भी नंबर है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात व्यावसायिक संरचना की। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है या इंपॉर्टेंट एक इसका भाग है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्या, व्यावसायिक संरचना। ठीक है, व्यावसायिक संरचना का मतलब यह होता है, इसका कंसेप्ट यह है कि जो पूरी जनसंख्या है वो किस क्षेत्र में काम कर रही है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो 3 भाग बटे हुए हैं, 3 सेक्टर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। एक प्राइमरी सेक्टर यानी जो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, वो किससे संबंधित है, कृषि से, पशुपालन से, डेयरी से, है ना। इसके अलावा जो माइनिंग का काम होता है ये सारा प्राथमिक क्रिया है। तो ये देखा जाता है कि जनसंख्या का कितना हिस्सा प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। फिर ये देखा जाता है कि जनसंख्या का कितना हिस्सा सेकेंडरी सेक्टर में यानी द्वितीयक क्रियाओं में लगा हुआ है, जिसमें विनिर्माण है, कच्चे माल को पूरे उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर देना, ये क्या है, विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा थर्ड आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब है कि कौन कौन से लोग थर्ड सेक्टर या टर्सरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जिसमें आपका टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारी चीजें उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो ये व्यावसायिक संरचना यही बताता है कि जैसे ये देख लिया फिश, ये कितने लोग किसमें शामिल हैं, इसका एक छोटा सा आंकड़ा है कि फिश मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, अदर बिजनेस, ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से डेटा बताया गया है। तो व्यावसायिक संरचना का अर्थ जनसंख्या के व्यवसाय में लगे होने से माना जाता है। मोटे तौर पर कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 साल की होती है और लोगों के व्यावसायिक संरचना का संलग्न माना जाता है 15 से 59 वर्ष के लोगों का ही। यानी ये जो 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या है वो कहां कहां काम कर रही है, इस बात की चर्चा की जाती है। ये लोग कृषि, मत्स्य, वानिकी, विनिर्माण, परिवहन, शिक्षा, संचार और अन्य सेवाओं में संलग्न रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए अगर कृषि, मत्स्य, वानिकी यहाँ है तो ये प्राइमरी हो यानी प्राथमिक क्रियाओं में है, विनिर्माण है तो ये कहाँ है, द्वितीय क्रियाओं में है, और परिवहन, शिक्षा, संचार ये सारा क्या है, ये सेवाओं में है यानी तृतीय क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन प्राथमिक सेवाएं हैं, जबकि विनिर्माण को द्वितीय सेवाओं में माना जाता है। ठीक है, द्वितीय क्रियाओं में बेसिकली मान के चलिए आप। तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत क्या है,
ट्रेड व्यापार, परिवहन, संचार यानी कम्युनिकेशन, अन्य सेवाओं को वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा और जुड़ जाता है, वो चतुर्थक की तरफ बढ़ने लगते हैं। अनुसंधान यानी रिसर्च, सूचना और प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वैचारिक विकास यानी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये जो है चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत आता है। यानी अब सेवा क्षेत्र से भी ऊपर उठ के कुछ क्रियाएं होने लगी हैं, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो वो चतुर्थक क्रियाओं में चली जाती है। यह कार्यशील वर्गीकरण जो जनसंख्या व्यवसाय से संबंधित है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का सूचक है। यानी जाहिर सी बात है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी और टर्सरी में लोग लगे रहेंगे वो ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाएगा, और जहां केवल ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर पर पॉपुलेशन डिपेंडेंट रहेगी वो कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाएगा। अब आप कह सकते हैं सर कि एग्रीकल्चर क्या लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती है? देखिए, एग्रीकल्चर में क्या है, साधन सीमित है, जो जमीन है वो सीमित है। अब अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसी जमीन पर लगे रहेंगे तो ऐसा थोड़ी 1 कुंटल का 1000 कुंटल आप बना लेंगे, तो इससे एक छुपी हुई बेरोजगारी निकल के आती है, जिसका नाम है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो विकास का पैटर्न ये होता है कि जो, जैसे मान लीजिए पी से प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी, ठीक 3 क्रियाएं हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटी होते हुए धीरे धीरे जनसंख्या सेकेंडरी एक्टिविटी तरफ जाए, यहां से जो रॉ मटेरियल निकले वो विनिर्माण क्षेत्रों में जाए और लोग भी वहां काम करने जाए। और इन दोनों को हेल्प देने के लिए इन दोनों को क्या चाहिए, परिवहन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, सर्विसेज चाहिए, ये टर्सरी सेक्टर भी काम करे और यहां भी लोग इसमें काम करने जाएं। यानी जनसंख्या का वितरण जो है वो इन दोनों द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की तरफ बढ़ता चला जाए। ऐसा ना हो कि प्राथमिक क्रियाओं पर ही ज्यादा लोग डिपेंडेंट रहें, तो वो आर्थिक या सामाजिक रूप से कम विकसित माना जाएगा। तो ये जो व्यावसायिक संरचना है ये किसी भी जगह की जनसंख्या के आर्थिक और सामाजिक स्थिति का भी सूचक है। कि अगर व्यावसायिक संरचना ये बताती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में केवल लगे हुए हैं, इसका मतलब वो ज्यादा डेवलप नहीं है। और अगर ये बताती है कि ठीक से, जैसे चीन और भारत में कहां अंतर रह गया, भारत ने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा आज भी 50 से 60% जनसंख्या कृषि आधारित है, फिर सीधे तृतीय क्षेत्र में चले गए, विनिर्माण उतना ठीक से नहीं हुआ। चीन में आप देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल ठीक चला, एग्रीकल्चर से फिर क्या हुआ, वहां से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला उससे उन्होंने विनिर्माण खड़ा किया, उद्योग खड़ा किए और फिर वो टर्सरी की तरफ बढ़ गए, इसलिए वहां की जीडीपी भी ठीक हो गई। यदि किसी देश की जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, इसका अर्थ है कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी आदिम अवस्था में है, यानी वो प्रिमिटिव काल में है, अभी वो डेवलप नहीं हुई है और मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन हो रहा है। सीधी सी बात है, अगर अभी भी कृषि में है इसका मतलब आप केवल नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, नई चीजों का संभावना नहीं कर रहे हैं। यदि व्यावसायिक संरचना द्वितीय क्रियाओं में है तो वह तृतीयक और चतुर्थ क्रियाओं के लोगों को समायोजित कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक बात है कि अगर मान लीजिए द्वितीय क्रियाएं वहां पर ज्यादा हो रही हैं तो फिर द्वितीय क्रिया होने की वजह से तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं भी होंगी। कहीं अगर इंडस्ट्री लगनी ज्यादा शुरू हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वहां पे अकाउंटेंट का काम करने के लिए, बैंकिंग का काम करने के लिए, परिवहन का काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो लोग उधर भी चले जाएंगे और नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यानी ये टारगेट होना चाहिए कि व्यावसायिक संरचना प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक फैलाव उसका होता रहे। तो ये व्यावसायिक संरचना भी जो हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन वाला चैप्टर है या टॉपिक है, उसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस आधार पर भी हम जनसंख्या का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं या उनके विशेषताओं का पता लगाते हैं कि वहां की व्यावसायिक संरचना क्या है, वहां का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये एक बार में हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है और जो पूरा हमारा पॉपुलेशन कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनसीईआरटी में, उसको समझने का प्रयास किया है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, जिसमें पूरी जनसंख्या के अलग अलग विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसकी चर्चा की जाती है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कहां कौन सी जनसंख्या कैसे तरक्की की है। इसके बाद हमने आयु लिंग पिरामिड भी देखा और व्यावसायिक संरचना भी देखा और आयु को किस आधार पर बांटा गया है, आयु वर्ग भी देखा। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, हम उसको दूर करेंगे और इस तरह के महत्वपूर्ण कंसेप्ट वीडियोस आप तक आते रहेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट बेस्ड हिंदी एकमात्र 100% मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जहां पर आपको फ्री स्कूल शिक्षा मिलेगी कक्षा 6 से 12 तक के लिए। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है। इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण और टॉपिक्स और चैप्टर सारे हम आप तक लेकर आते रहें। इसके लिए बस छोटा सा काम आपको करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियोस और कंसेप्ट पहुंच सकें और सभी लोग परीक्षा में इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंसेप्ट अगले चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।